हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। थोड़ा ब्रेक आ गया लंबा सा। तो बच्चों, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वीएसपी विकास सर फिजिक्स में आपका दिल से स्वागत है। और सही सपोर्ट चल रहा है आपका, अच्छा प्यार दिखा रहे हो आप, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, बहुत दूर तक चलना है। बच्चों, अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़े थे जो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में डिफरेंसेस पढ़े अपन ने, और व्हाइट लाइट यूज करे अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो क्या इफेक्ट्स होते हैं फ्रिंज विड्थ वगैरह में, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है पोलराइजेशन, यानी कि प्रकाश का दुर्वण। पोलराइजेशन मीन्स प्रकाश का दुर्वण। बच्चों ये क्या है ना, तो इससे पहले अपन बात करें बच्चों, तो अपन देखें तो इससे पहले एक छोटी सी चीज है जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। वो क्या है हमारे पास में? वो है, क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हमारे पास ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की तुलना में आसानी से हो जाता है ना। कि जो साउंड वेव्स होती है उनका बच्चों जो डिफ्रैक्शन है वो कंपेयर टू अपने लाइट वेव्स प्रकाश तरंगों के कंपेयर में इजीली हो जाता है। तो उसका क्या रीजन है बताओ? तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या थी वो शर्त बच्चा पार्टी? वो थी हमारे पास में कि जो प्रकाश है, जो हमारे पास में लाइट है, उसकी वेवलेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए हमारे पास में साइज ऑफ डिफ्रैक्टर। राइट, पढ़ा था अपन ने कि प्रकाश जो है बच्चों, उसका जो तरंगदैर्ध्य है प्रकाश तरंग का, वो हमारे पास विवर्तक के आकार के लगभग बराबर या उसी रेंज का होना चाहिए। तो हमारे पास जो विवर्तन है वो इजीली होता है, इसकी मैंडेटरी कंडीशन थी, है ना हमारे पास। तो देखें, तो बच्चा पार्टी अपन बात करें तो जो लाइट वेव्स होती है हमारे पास, उन लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास में बच्चों, लाइट वेव्स की वेवलेंथ होती है ऑलमोस्ट हमारे पास में लैम्डा ऑफ लाइट वेव्स, वो है हमारे पास में बच्चों 10⁻⁻7 मीटर, इस रेंज के अंदर हमारे पास में होती है। ठीक है, अब अपन देखें तो जो इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति में जो डिफ्रैक्टर है, जो विवर्तक है बच्चों, उनकी साइज होती है हमारे पास में ऑलमोस्ट 1 मीटर के इक्विवेलेंट। कितनी होती है? 1 मीटर के इक्विवेलेंट। और प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। क्लियर? तो बच्चे यहां पर क्लियरली अपने को दिख रहा है कि यहां पर लैम्डा इज वेरी 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 लेस देन ए, यानी कि जो वेवलेंथ है लाइट वेव्स की, वो विवर्तक के आकार के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम है बच्चा। तो यहां पर क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू ए थोड़ी आ रहा है, नहीं हो रही फुलफिल, बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में। तो इसके कारण लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन विवर्तन आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि यहां विवर्तन की डिफ्रैक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, उस शर्त का पालन नहीं हो रहा है बच्चे। क्लियर? अब बात करें साउंड वेव्स की, तो हमारे पास में जो डिफ्रैक्टर है, विवर्तक है, वो नेचर में जितने डिफ्रैक्टर होते हैं उनकी रेंज है या जो साइज होती है वो 1 मीटर के इक्विवेलेंट होती है। विवर्तक का आकार 1 मीटर के बराबर होता है, या इस कोटि में विवर्तक के आकार पाए जाते हैं प्रकृति में। अब अपन देखें वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, देखें बच्चा पार्टी, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य है वो बच्चे हमारे पास में, वो हमारे पास 1 मीटर की रेंज में होती है, यानी कि 1 मीटर कोटि की होती है ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य। तो देखो यहां पर लैम्डा और ए जो है बच्चों वो इक्वल है हमारे पास। तो डिफ्रैक्शन की जो मैंडेटरी कंडीशन है वो यहां पर फुलफिल हो रही है बच्चा पार्टी। तो यहां पर इनका जो डिफ्रैक्शन है, इनका विवर्तन जो है वो इजीली हमारे पास में हो जाता है, आसानी से ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित हो जाता है। यही कारण है हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ध्यान रहे, इसको देख लें, बहुत इजी है, इसी कंडीशन पे बेस्ड है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपको कि जब मान लो हमारे पास में कोई
रूम है, उस रूम के अंदर आपने बल्ब जलाया, राइट, रूम है उसके अंदर रोशनी की बल्ब जलाया, तो क्या एक रूम में बल्ब जलाने से पूरा घर रोशन हो जाता है क्या? हाँ, ऐसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक बल्ब अपन ने रूम में जलाया तो उससे पूरे घर में रोशनी नहीं होती है। अब यही अपन बात करें, मान लो आपके पास किसी कमरे के अंदर किसी रूम में मधुर संगीत बज रहा है बच्चा पार्टी, बहुत अच्छा गाना बज रहा है जो सीधा दिल को छू रहा है, तो वो हमें पूरे घर में सुनाई देता है बच्चे, मधुर संगीत जो है उसकी आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। तो कारण क्या है इसका, ये पूछ लिया जाता है, तो इसका रीजन है साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है जबकि लाइट वेव्स का नहीं हो पाता। क्लियर, राइट, ध्यान रखें। अब अपन चलते हैं अपने जो पोलराइजेशन है उस पोलराइजेशन टॉपिक पे। तो प्रकाश का दुर्वण ये पढ़ने से पहले बच्चे हमें जानना होगा कि लाइट जो है, पोलराइज लाइट क्या है, अनपोलराइज लाइट क्या है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो ध्यान दे, इधर अपन देखें तो बच्चे अनपोलराइज लाइट क्या है। मान लो ये हमारे पास में ये है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, यानी ये तरंग संचरण की दिशा है बच्चे, तरंग संचरण की दिशा, यानी इस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपागेट हो रही है। अब जस्ट अ सेकेंड बच्चा पार्टी, मैंने यहां पर बच्चों 3 डायग्राम्स बनाए हैं। अपन देखें, हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है बच्चों। लाइट हमारे पास में, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपको बताया मैंने। तो बच्चा पार्टी अपन बात करें तो विद्युत चुंबकीय यानी लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्लियर। अब अपन देखें तो बच्चों अनपोलराइज लाइट क्या है, यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है। अनपोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती है बच्चों जिसके अंदर हमारे पास में जो लाइट वेक्टर्स हैं उनके ऑस्किलेशंस एक मिनट, ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट, इसमें से श्योरली आपके पास में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखें। तो अनपोलराइज लाइट क्या है, ऐसी लाइट जिसमें लाइट वेव्स के जो लाइट वेक्टर्स जो है उसके ऑस्किलेशंस सभी डायरेक्शंस में होते हैं हमारे पास में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। जैसे ये डायग्राम देखो, यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास में प्रकाश की जो तरंग है वो संचरित हो रही है। तो यहां पर आपको ये जो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं, ऑस्किलेशंस दिख रहे हैं, ये सभी डायरेक्शंस में हो रहे हैं और परपेंडिकुलर हो रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। तो ये है अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। यहां फिर एक डायग्राम आपको दिख रहा है कि यहां पर जो बच्चों लाइट वेक्टर्स कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, उनके ऑस्किलेशंस देखो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है हमारे पास में, वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मैंने ली। अब बट एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो ऐसी लाइट बच्चों जिसमें लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशंस जो हैं हमारे पास वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में होते हैं, एक फाइनाइट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, वो है पोलराइज्ड लाइट। इसको ऐसे बना दो पोलराइज लाइट को, या बच्चे ऐसे बना दो, डॉट डॉट लगा दो, राइट। ऐसे भी बनाया जा सकता है पोलराइज लाइट को और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये तो हुई ये चीज। अब पोलराइजेशन क्या है भाई, अनपोलराइज लाइट आपने देख लिया, पोलराइज लाइट देख लिया, पोलराइजेशन क्या है।
तो पोलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं, है ना। पोलराइजेशन इज ए प्रोसेस फ्रॉम विच अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी कन्वर्ट इनटू पोलराइज्ड लाइट। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, वो है पोलराइजेशन। क्लियर, ये हो गई डेफिनेशन। अब अपन देखें तो पोलराइजेशन कैसे करवा सकते हैं अपन, तो यहां पर बच्चों पोलराइजेशन के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, उन मेथड से पोलराइजेशन होता है ना। तो यहां पर अपन लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। ये क्या क्या है, यानी कि ध्रुवण की विधियां बच्चा पार्टी, ध्रुवण की विधियां। तो अपन देखें तो बच्चों कौन कौन सी विधियां हैं, तो अपन देखें फर्स्ट है परावर्तन द्वारा, यानी कि बाय रिफ्लेक्शन। फर्स्ट मेथड ये है जो कि हमारे सिलेबस में, इसको अभी स्टडी करेंगे अपन। सेकंड मेथड है बच्चों हमारे पास द्वि अपवर्तन द्वारा, है ना, बाय रिफ्रैक्शन, राइट। थर्ड मेथड है बच्चों द्विवर्णता द्वारा, यानी कि बाय क्रोइज्म, राइट। नाउ फोर्थ है प्रकीर्णन द्वारा, बाय स्कैटरिंग, इंग्लिश में बात करें तो बाय स्कैटरिंग मेथड। तो ये चार मेथड हमारे सिलेबस में है। देखते हैं क्या क्या है। इन चार मेथड से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर, देखते हैं। फर्स्टली फर्स्ट मेथड पे अपन चलते हैं जो कि है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बनने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज यहां पर हमारे पास में इसके अंदर एक लॉ भी आता है जिसका 1 नंबर का क्वेश्चन श्योरली एग्जाम के अंदर आता है। तो अपन देखें फर्स्ट मेथड, तो बाय रिफ्लेक्शन, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, है ना। रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन कैसे होता है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं फर्स्टली, ठीक है, उसको अभी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये मान लो हमारे पास में बच्चों एक सरफेस लिया अपन ने, ये इसके नीचे ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया गया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा एन एंड डैश, ठीक है। यहां से बच्चों ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये अब हमें बदलना है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में, तो ये इंसिडेंट लाइट जो है बच्चों ये हमारे पास में है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको शो करा, एक यूं लाइन ड्रॉ करी हमारे पास में वर्टिकल लाइन, उसके बीच में डॉट डॉट बनाया, तो ये है अनपोलराइज्ड इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट रे, यानी कि आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण है। ये हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, जो यहाँ पर नॉर्मल के साथ बना है। अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वापस इसी मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास गया, यहां पर मैंने 2 ऐसी वर्टिकल लाइन बना दी। अब बच्चे अपन देखें ये डायग्राम बना है, तो परावर्तन के द्वारा ध्रुवण क्या है, रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन क्या होता है। तो बच्चों मेलस एक साइंटिस्ट था, मेलस, उसने बताया
कि जब अध्रुवित प्रकाश जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, वाटर एक्सेट्रा, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे जल, कांच आदि पर टिल्टेड इंसिडेंट होगा, यानी कि तिरछा आपतित होता है बच्चे, तो उस कंडीशन में हमारे पास अपने को जो परावर्तित प्रकाश होगा वो पूर्णतः ध्रुवित मिलता है। क्या कहा मेलस ने? मेलस ने कहा जब अध्रुवित प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल, कांच यानी कि ग्लास या वाटर पे तिरछी आपतित होगी तो हमें रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी उस फॉर्म में पॉलराइज्ड लाइट मिलती है, जैसे यहां डायग्राम में आपको दिख रहा है। क्लियर है? ये हमारे पास में आ रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है, डायग्राम बनाए ये शो करता है, यानी सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में हमारे पास लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशंस, प्रकाश सदिश के कंपन हो रहे हैं, तो ये अनपोलराइज्ड है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, आपतित किरण जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये आई बना दिया मैंने। अब रिफ्लेक्शन क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का एक रूल है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आई, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंडेटरी रूल्स या कंडीशंस है रिफ्लेक्शन। अब ये आई है बच्चों, तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा परावर्तन कोण, ये भी आई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ यहां पर देखो, ये मान लो नीचे है पानी, हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास ऊपर है एयर, हवा। तो अपने बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, तो आपको पता है जब बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण जाती है, ऊपर रेयर मीडियम है नीचे डेंस है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो ये बच्चों डेंस मीडियम में घुस रही है तो इसकी वेवलेंथ और हमारे पास में बात करें बच्चों जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, इसके कारण बच्चों ये हमारे पास नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। तो थोड़ा मैंने बैंड कर दिया, रूट डायरेक्शन ये होनी चाहिए। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया स्मॉल आर। अब यहां पर लिखा है अपवर्तित आंशिक ध्रुवित प्रकाश किरण, ये क्या सीन है? यहां पर ये आ गया परावर्तित ध्रुवित प्रकाश किरण, जो कि मेलस ने बताया, अभी बोला मैंने आप। फिर नया आदमी एक निकल कर आया, ब्रूस्टर। ब्रूस्टर आया और ब्रूस्टर क्या कहता है? ब्रूस्टर कहता है बच्चे कि मेलस सही कह रहा है। ओके मेलस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेलस सर बता रहे हैं कि अध्रुवित प्रकाश पारदर्शी माध्यम पर तिरछा आपतित हुआ तो ध्रुवित प्रकाश की फॉर्म में हमें परावर्तित प्रकाश किरण के रूप में ध्रुवित प्रकाश हमें मिलता है। ओके, कोई दिक्कत। ब्रूस्टर कहता है मेलस सर एक छोटी सी बात आप भूल रहे हो, वो क्या है? तो ब्रूस्टर ने कहा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, आपतन कोण का एक विशेष मान ऐसा है जब उस विशेष मान पर, आपतन कोण के विशेष मान स्पेसिफिक वैल्यू पर हमारे पास में परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित मिलता है, यानी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, किसमें? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की फॉर्म में। वो एंगल कौन सा एंगल था? उस विशेष मान को, आपतन कोण के विशेष मान को बोला गया ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसको आईपी या बच्चों आईबी से लिखा जाता है। तो ब्रूस्टर कहता है अगर आपतन कोण आई ब्रूस्टर एंगल के इक्वल होगा या एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल होगा आईपी के, तो उस कंडीशन में बच्चे हमें परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित मिलता है। क्लियर? और अपवर्तित प्रकाश की फॉर्म में हमें आंशिक ध्रुवित प्रकाश मिलता है, तो इसमें अभी ये हमारे पास आंशिक ध्रुवित प्रकाश। क्लियर है? अब आई आईपी के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा? वो भी आईपी होगा हमारे पास। तो इधर मैंने लिख दिया आईपी। कोई दिक्कत? इजी है। अब बच्चे अपन देखें तो ब्रूस्टर ने बताया बच्चों कि हमारे पास पानी के लिए देखें तो पानी के लिए बच्चों जो ब्रूस्टर एंगल या जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, ध्रुवण कोण, उसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री, और ग्लास के लिए यानी कांच के लिए देखें तो आईपी की वैल्यू होती है 57 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। जल के लिए, वाटर के लिए ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू क्या है, कांच के लिए, ग्लास के लिए क्या है, तो ये उसकी वैल्यूज होती है, ध्यान रखें, फिक्स है ना। अब अपन देखें बच्चों आगे, तो हमारे पास यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर लॉ इसी के अंदर आएगा ही, देखते हैं।
तो यहां पर बच्चों रिफ्रैक्शन में अपन देखें तो रिफ्रैक्शन में एक ही रूल अप्लाई करते हैं अपन, वो है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, यहां पर मैं लगाऊं स्नेल लॉ, तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ अपन देखें बच्चों तो स्नेल लॉ कहता है हमारे पास में नीटा इज इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी साइनी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी साइनी का रेशियो जो है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। स्नेल ने बताया ऐसा, यानी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक नीटा के इक्वल होता है। ये रूल मैं यहां पर अप्लाई करूं बच्चे, तो देखो देखें अपन ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। अब ब्रूस्टर क्या कहता है, ब्रूस्टर के अनुसार ब्रूस्टर सर कहते हैं कि नीटा इज इक्वल्स टू tan IP होगा बच्चे, नीटा इज इक्वल्स टू tan IP होने वाला है। IP क्या है, IP है ध्रुवण कोण हमारे पास में, या ब्रूस्टर कोण बोल दो। तो उसने कहा कि माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो ध्रुवण कोण IP जो है उसके टेंजेंट के इक्वल होता है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। ये ब्रूस्टर का नियम क्लियर, इतू सा है, पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब ये इक्वेशन 2 होगी हमारे पास। अब अपन देखें बच्चे तो बाय यूजिंग कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन कंपेयर करें तो यहां पर दिख रहा है दोनों की LHS नीटा है, तो दोनों की LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। तो ये बच्चे हमारे पास में आया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू tan IP, एंड वी नो दैट बच्चों tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बाय कोस, साइन और कोस का रेशियो होता है, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन IP अपॉन कोस IP, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं बच्चे इफ I इज इक्वल टू IP, क्योंकि हमारे पास आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर है तो I की जगह IP लिखो आप, तो यहां I की जगह मैं IP लिखता हूं, तो साइन IP अपॉन साइन R इज इक्वल टू साइन IP अपॉन कोस IP। साइन IP से साइन IP कट गया हमारे पास, इसको इधर शिफ्ट कर दो साइन R को, कोस IP को इधर लेके आते हैं, तो ये होगा हमारे पास में कोस IP इज इक्वल टू साइन R। यहां कॉस है यहां साइन है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूं मैं, तो क्या होगा, वी नो दैट बच्चों कॉस IP इज इक्वल्स टू, यहां पर बच्चे अपन साइन की जगह कॉस करें तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास में साइन थीटा के इक्वल। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू थी R, तो कॉस 90 माइनस R कर दिया, तो बच्चे ये आया कॉस IP इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आई। अब देखो कॉस से कॉस चला गया तो बच्चे और ये आया IP इज इक्वल्स टू 90 माइनस R, और अपन देखें तो IP प्लस R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन थर्ड। इससे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, ये आया IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब I IP के इक्वल था तो ये चीज मिली हमें। तो मतलब क्या हुआ कि जब आपतन कोण बच्चे ध्रुवण कोण के बराबर होगा, I IP के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास में जो परावर्तित किरण है ये और ये जो अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। वो स्टेटमेंट ये कहना चाहते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के या एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल होता है तो हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे बच्चों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। बोथ रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यहां से प्रूव्ड होता है। ठीक है, क्लियर। अब बच्चा पार्टी आगे अपन देखें तो अब एक टॉपिक आता है छोटा सा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है। तो मैं बोलूं स्नेल नियम से ब्रूस्टर नियम की व्याख्या, स्नेल नियम से ब्रूस्टर नियम की
व्याख्या, यानी कि स्नेल लॉ से अपन ब्रूस्टर लॉ को एक्सप्लेन करें। बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा है, ध्यान दे। 1 नंबर का क्वेश्चन श्योरली आएगा बच्चे, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यही बैठो, भरोसा। देखिए तो बच्चे हम जानते हैं कि बाय यूजिंग स्नेल लॉ, यानी कि स्नेल लॉ का अपन यूज करें। स्नेल नियम से ब्रूस्टर नियम की व्याख्या कर रहे हैं, तो स्नेल को पकड़ लो, स्नेल को पकड़ोगे ब्रूस्टर अपने आप ढूंढते ढूंढते आएगा स्नेल। तो देखिए वो क्या कहता है, नीटा इज इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर। ओके, अब मैं बोलूं बच्चों, इफ आई इज इक्वल टू आई पी, अगर आई की वैल्यू आई पी के इक्वल होगी, तो आई आई पी के इक्वल था, तो ये कंडीशन मिली हमें, आई पी प्लस आर इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देन आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अपन कह सकते हैं तो आर की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस आई पी। इक्वेशन इसको फर्स्ट दो, इसको सेकंड दो। तो बच्चे नाउ ये सेकंड रख लो, ये थर्ड रख लो। बाय इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन से अपन देखें बच्चे, तो यहां पर देखो आई की जगह आई पी पुट करो, आर की जगह 90 माइनस आई पी रखो, तो नीटा इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी। बच्चे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल आया, पहला चतुर्थांश, उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव लिए जाते हैं, तो यहां पर नीटा इज इक्वल टू साइन आई पी, साइन 90 माइनस आई पी बन गया कॉस आई पी, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो नीटा इज इक्वल टू टेन आई पी। क्लियर, ये आई इक्वेशन फोर्थ, हैंस प्रूव्ड। क्या यही ब्रूस्टर लॉ था, क्या बताया आपको, यही ब्रूस्टर लॉ है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के हमारे जो टेंजेंट है उसके इक्वल होगा, यानी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शा के बराबर। ये हमने प्रूव कर दिया। देखो आ गया ना, स्नेल को ढूंढते ढूंढते ब्रूस्टर अपने आप आ गया। क्लियर, तो ये है रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारे पोलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन, उसी के अंदर ब्रूस्टर लॉ था। मेलस और ब्रूस्टर ने जो चीजें बताई वो आपको बता चुका हूं। ये डायग्राम और इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, इसको ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूस्टर लॉ क्या है, स्नेल लॉ से ब्रूस्टर लॉ को एक्सप्लेन कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर रफ कर देता हूं इसको, आगे चलते हैं।